बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 काइंजोलॉजी स्टार्टिंग पोजीशंस, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आ जाता है फंडामेंटल पोजीशंस। फंडामेंटल पोजीशंस हमारी बेसिक पोजीशंस होती हैं जो हम डेली लाइफ में हम लोग डेली लाइफ में ये सारी पोजीशंस अप्लाई करते रहते हैं अपनी बॉडी पर। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास स्टैंडिंग पोजीशन आता है। स्टैंडिंग पोजीशन ये चैप्टर बहुत इजी है लेकिन ये मुश्किल भी है। मतलब मुश्किल इसलिए हाथ से है कि आप लोग के पास जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी पोजीशंस मिक्स हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ये सारी पोजीशंस डायग्राम के साथ एक पोजीशन आप या डायग्राम या अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करके ये सब कुछ आप पढ़ेंगे तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें ये सारा पता चलेगा कि आपकी बॉडी की जो भी पोजीशन अप्लाई होती है उसमें कौन कौन से मसल्स किस तरह वर्क करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास स्टैंडिंग पोजीशन आती है। स्टैंडिंग पोजीशन हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोजीशन है। ठीक है, ये वो बंदा प्रॉपर कर सकता है जिसकी बॉडी जो है वो जिसकी बॉडी परफेक्टली बैलेंस्ड है, जिसकी बॉडी सारे मसल्स परफेक्ट हैं, जिसकी सब कुछ परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, ये वो बंदा पोजीशन अप्लाई कर सकता है। ये हमें बज़ाहिर तो देखने में बहुत आसान पोजीशन लगती है कि स्टैंडिंग पोजीशन है, ये हर बंदा कर सकता है, लेकिन ये हम बिल्कुल सही हैं, हम बिल्कुल हमारी हर मसल बिल्कुल सही काम कर रहा है, इस वजह से हमें लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन है। जबकि दिस इज़ द मोस्ट difficult of the fundamental position to maintain, as the whole body must be balanced and stabilized in a correct alignment. हम स्टैंडिंग पोजीशन जैसे हम खड़े होंगे वो स्टैंडिंग पोजीशन नहीं थी, बल्कि इसमें हम पढ़ेंगे कि हम लोग ने स्टैंडिंग पोजीशन में क्या क्या चीज़ें हमारी किस तरह बैलेंस होनी चाहिए, वो स्टैंडिंग पोजीशन होती है। अगर आप ये जो कुछ ये लिखा हुआ है इस तरह अगर आप करना अप्लाई करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा स्टैंड होना ज़्यादा देर। ठीक है, अच्छा जी, शुरू करते हैं। ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोजीशन है। इसमें क्या क्या होता है, किस तरह हमारे मसल्स के ग्रुप जो है वो ग्रुप की कंडीशन में काम करते हैं। द हील्स आर टुगेदर एंड ऑन द सेम लाइन एंड टोज स्लाइटली अपार्ट। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखें, ये अगर आपको यहाँ पे डायग्राम सही तरह नज़र आ रही हो, या आपने डायग्राम पे फोकस करना है ज़्यादा। ठीक है, बुक आपको थोड़ी सी डार्क हो गई है लेकिन कोई मसला नहीं, वो आप लोगों के पास अपनी बुक भी होती है तो आप लोग अपनी बुक सामने रख कर समझ लिया करें। अच्छा, डायग्राम के ऊपर आते हैं हम लोग। द हील्स आर टुगेदर एंड ऑन द सेम लाइन। अब हील्स देखें, उसकी हील्स बिल्कुल साथ हों उसकी। ठीक है, आप लोगों के हील्स के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। हील्स आर टुगेदर और ऑन द सेम लाइन। ठीक है, और टोज आर स्लाइटली अपार्ट। अब देखें, हील्स उसकी टुगेदर हैं और जो टोज हैं उसके वो थोड़े से डिस्टेंस में। ठीक है, उसके बाद नीज आर टुगेदर एंड स्ट्रेट। नीज उसकी टुगेदर हैं, बिल्कुल साथ साथ हैं और बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई हैं। ठीक है, हिप्स आर एक्सटेंडेड एंड लेटरली रोटेटेड। अब जो हिप है उसकी हिप जो है वो उसकी लेटरली रोटेटेड, मतलब बाहर की तरफ थोड़ी सी निकली होगी। आपने नोट किया होगा। अच्छा, ये आपको यहाँ से थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं नज़र आएगा सही तरह से क्योंकि ये बॉडी बिल्कुल ऊपर से नज़र आ रही। अंदर से अगर हम देखेंगे तो जो हिप होती है वो थोड़ी सी, अच्छा ये समझें, ये हमारी जो पेल्विस होती है जब हम बैठते हैं तो वो ये जब हम खड़े होते हैं तो वो थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली होती है, लेकिन जब वो बैठ जाते हैं तो वो ऐसे हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास ये हिप की कंडीशन होती है। तो जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो हमारे पास वो क्या कह रहे हैं कि हिप आर एक्सटेंडेड। हिप जो है वो एक्सटेंडेड होगी और लेटरली रोटेटेड होगी, मतलब बाहर की तरफ थोड़ी सी निकली हुई होगी। ठीक है, पेल्विस इज बैलेंस्ड ऑन द फीमोरल हेड। जो पेल्विस होगी वो हमारे पास फीमर का जो हेड होगा उसके ऊपर बैलेंस होगी। ठीक है, ऑब्वियसली जब हम स्टैंड खड़े में ये सारी पोजीशंस आपको इससे देख के पता चलेंगी। देखिए कितनी तरतीब से वो ऊपर जा रहा है। सबसे पहले वो उसने आया था हील पे, फिर उसके बाद वो टोस पे आया, फिर उसके बाद नीज पे आया, फिर हिप पे आया, फिर फीमर पे आया, पेल्विस पे आया, अब वो स्पाइन पे आ गया। ठीक है, स्पाइन इज बैलेंस्ड ऑन द फीमोरल हेड। अच्छा, स्पाइन भी फीमोरल हेड पे बैलेंस हुई हुई है। ठीक है, जो स्पाइन है हमारे पास वो भी फीमोरल हेड पे बैलेंस हुई हुई है। उसके बाद जो शोल्डर्स हैं वो डाउन और बैक होंगे। शोल्डर्स क्या होंगे, थोड़े से झुके हुए होंगे और बैक की तरफ होंगे। जब बैक की तरफ होंगे ना तो उसका हमें फ़ायदा ये होगा जो हमारे पास ये एब्डोमेन होगा वो हमारे पास स्ट्रेच हो रहा होगा। ठीक है, आपने खुद भी आप लोग स्टैंड होकर खड़े होंगे, अगर खड़े होंगे ना आप लोग तो आप लोगों को ये फील आएगा कि आप लोगों का जो शोल्डर होगा वो जब बैक की तरफ होगा तो ये स्ट्रेच हो रहा होगा आप लोगों के ये सामने जो एब्डोमेन और चेस्ट होगा। ठीक है, जब ये स्ट्रेच होगा तो इससे हमारी स्टैंडिंग पोजीशन जो है वो वाज़ेह तौर पे हमें समझ आ जाएगी उसकी कि ये हम वाकई स्टैंड हुए हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्ट्रगल लग रही है, थोड़ी सी हमें फोर्स लगानी पड़ी है। ठीक है, उसके बाद अगले हमारे पास आ जाती है शोल्डर्स डाउन एंड बैक। शोल्डर जो हमारे पास डाउन होंगे और बैक होंगे और आर्म्स हैंग लूजली टू द स्लाइड्स। आर्म जो वो हमारे पास लूजली साइड्स पे लूजली स्टैंड होंगे। ठीक है, ये देखें लूजली हुए में। ठीक है,
ये हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन भी होती है। अगर आप लोग ने स्टार्ट में पढ़ी हो एनाटमी में, तो ये हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन भी होती है। उसके बाद आ जाते हैं हम मसल वर्क पे, ठीक है। मसल वर्क में क्या होता है, ऑब्वियसली ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि जो हमारे पास अगर ये जो स्टार्टिंग पोजीशन है, स्टैंडिंग पोजीशन है, सॉरी फंडामेंटल पोजीशन की जो स्टैंडिंग पोजीशन है, ये हमारे पास उनके लिए मसल वर्क बहुत ज़्यादा चाहिए होता है जो बॉडी जो हमारे पास परफेक्टली बैलेंस नहीं होती, ठीक है। इट इज़ कंसिडरेबली रिड्यूस्ड व्हेन द बॉडी सेगमेंट्स आर इन गुड अलाइनमेंट, मतलब आपकी बॉडी सेगमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, उसकी हर पार्ट बिल्कुल सही है, तो आप लोगों के उस पर मसल वर्क जो है वो बहुत थोड़ा लगेगा, या मतलब लगेगा ही नहीं, समझें, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ पे बॉडी जो हमारे पे परफेक्टली बैलेंस नहीं होगी, वहाँ पे हमारे पास जो मसल वर्क है वो ज़्यादा लगेगा, मतलब वो वेरी करता है बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगली चीज़ उन्होंने बताई भी कि जो हमारे पास एंटी ग्रेविटी मसल्स होते हैं वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टैंडिंग पोजिशन में, ठीक है। ये जो आप खड़े में हैं, ये हमारे पास ग्रेविटी के अगेंस्ट जो मसल्स काम कर रहे होते हैं वो हमारे पास हेल्प कर रहे होते हैं कि वो आप खड़े हुए हो, ठीक है। अगर वो आप ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि अगर जो एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं वो हमारे पास बॉडी में ना काम करें और हम खड़े हो जाएं, तो हमारी बॉडी पूरी कर्ल हो जाए, ठीक है। ऐसे कर्ल्स होने लग जाएं पूरी बॉडी में, क्योंकि वो एंटी ग्रेविटी मसल्स काम नहीं करेंगे। एंटी ग्रेविटी मसल्स असल में होल्ड करते हैं बॉडी को स्ट्रेट खड़े होने में, ठीक है, उनको हेल्प करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब मसल्स पे आ जाते हैं। हमने मसल्स कौन कौन से काम कर रहे होते हैं। अब ये मसल्स आप लोगों ने बहुत गौर से सुनने हैं और मैं डायग्राम के साथ आप लोगों को दिखाऊंगी, एक पिक्चर के साथ दिखाऊंगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को याद रह जाए कि अच्छा स्टैंडिंग पोजीशन में ये मसल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग खुद भी अपनी बॉडी को अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ समझ आएगी कि हमारी बॉडी में कौन सा मसल कहाँ कहाँ काम कर रहा है, मतलब मूवमेंट के साथ साथ ही समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द फीट। ये हमारे पास 4 मसल्स होते हैं इंट्रिंसिक मसल्स फीट के: फ्लेक्सर हॉलिसिस ब्रेविस, एडेक्टर हॉलिसिस, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस, एडेक्टर हॉलिसिस, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं फीट के, ठीक है। अब ये फीट पे क्या काम करते हैं, ये जो हमारे पास टोज होती हैं ना इनको, अच्छा स्टैंडिंग पोजीशन में हमारी जो टोज होती हैं वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़ी हुई हैं, ठीक है। अब जो इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं ना, ये उनको ऐसे कर्ल्स होने से इनको बचाते हैं, जो टोज होती हैं ना इनको ऐसे कर्ल्स होने से बचाते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं, ये जो इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास, अच्छा हमने स्टार्ट फीट से स्टार्ट किया था ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे मसल्स के साथ भी फीट से स्टार्ट किया। अच्छा, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द फीट ने काम कर दिया अपना, ठीक है। उसके बाद प्लांटर फ्लेक्सर्स ऑफ द एंकल। अब जो ये देखें, ये मैं आप लोगों को एक और डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखें, ये प्लांटर फ्लेक्शन हो रही है। ये हमारे पास क्या हेल्प करती है कि जो प्लांटर फ्लेक्शन है हमारे पास फुट की, ये हमारी जो लेग है उसको फुट के ऊपर बैलेंस कर रही होती है, ठीक है। अगर ये जगह हम खड़े में ना, हमारी जो लेग है वो वेट अपना अप्लाई करिए पूरा फुट के ऊपर, ठीक है। जब फुट के ऊपर अपना पूरा वेट अप्लाई करिए तो आपने देखा होगा ज़्यादा देर, बहुत ज़्यादा देर खड़े हो जाए तो हमारी जो लेग है वो शिवरिंग करने लग जाती है, शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो इसी वजह से होती है कि जो प्लांटर फ्लेक्शन है वो ज़्यादा देर तक अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। अब देखें, अब वो प्लांटर फ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। अब मतलब हमारे फीट ऐसे है ना, स्टार्ट में बिल्कुल जब आप खड़े में तो बिल्कुल सीधे फीट है हमारे, ठीक है। तो वो प्लांटर फ्लेक्शन ही हुई होती है जो फीट को लेग के साथ अटैच करी, तो उसको खड़े होने के लिए, बैलेंस होने के लिए उसको उसका वो करी होती है कि बैलेंस करी होती है उसको असल में, ठीक है। अब प्लांटर फ्लेक्शन का हो गया, डॉर्सी फ्लेक्शन भी उसके साथ हेल्प कर रही होती है, इसको काउंटर बैलेंस कर रही होती है। डॉर्सी फ्लेक्शन क्या होती है, अभी जो फीट है ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। जब ये ऊपर की तरफ होगा तो ऑब्वियसली हम लोग नहीं खड़े हो सकेंगे, ठीक है। अब जो डॉर्सी फ्लेक्शन है वो भी अप्लाई हो रही थी और वो काउंटर बैलेंस कर रही होती है, मतलब कि ज़्यादा भी नीचे ना जाए और ज़्यादा भी ऊपर ना जाए, बैलेंस सीधा रहे, ठीक है। इसलिए जो डॉर्सी और जो प्लांटर फ्लेक्शन है वो दोनों काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ ना समझ आई हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ लिएगा और बैक करके या तो सुन लिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स है हमारे पास। अच्छा, इंट्रिंसिक मसल्स हो गए हमारे पास, प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास 4th नंबर पे आ जाता है इवेटर्स और इनवेटर्स। इवेटर्स क्या होते हैं, अब देखें, इवेटर्स वर्किंग टू काउंटर बैलेंस द एक्शन ऑफ द इनवेटर्स। ये देखें, समझिए ये मेरा फुट है, ठीक है। मैं ये स्ट्रेट खड़ी हुई तो मेरा फुट ऐसे स्ट्रेट होगा ना। अब जो इवेटर्स होते हैं, इवेटर्स ये देखें, ये मेरा फुट थोड़ा सा इधर होगा, थोड़ा सा स्लाइटली अपार्ट होगा, ठीक है। अब जो इवेटर्स हो गए वो काउंटर बैलेंस करेंगे इनवेटर के एक्शन को, मतलब जैसे हमने ऊपर डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन आपस में काउंटर बैलेंस करे थे एक दूसरे के एक्शन को, इसी तरह इवेटर्स और इन्वेटर्स भी करेंगे कि पाँव जो हमारा जो फुट है वो ज़्यादा ना इधर जाए ना ज़्यादा इधर जाए, वो उसने स्ट्रेट खड़े होना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो इन्वेटर्स और इवेटर्स हैं वो हमारे पास इकट्ठे काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है एक्सटेंसर्स ऑफ द नी मे वर्क स्लाइटली। नी के एक्सटेंसर्स ऑब्वियसली जब हम खड़े में हैं तो ये देखें, मैं आपको डायग्राम के साथ दोबारा समझा देती हूँ।
ये आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी। अब ये खड़े में तो ये एक्सटेंसर्स ही काम करेंगे ना नी के, कि वो खड़े हो सकें। अगर वो क्या नाम है एक्सटेंड के साथ साथ अगर वो फ्लेक्स भी हो जाएगी तो वो बैठ जाएगा बंदा, वो खड़ा नहीं हो सकेगा, उसके नीज जो है उसको फ्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए नीज के एक्सटेंसर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नी एक्सटेंसर्स ऑफ द हिप काम कर रहे हैं। हिप के भी ऑब्वियसली एक्सटेंसर से काम करेंगे कि वो खड़ा हुआ है, हिप और नी के दोनों के मतलब एक्सटेंड हो रही है ना बॉडी, लंबी एक तरह से एक्सटेंड हो रही है, तो उसके लिए हमारे पास एक्सटेंसर से ऑब्वियसली बॉडी के काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है एक्सटेंसर्स ऑफ द स्पाइन। स्पाइन की भी अब देखिए कितनी तरतीब से वो ऊपर गया है, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी। यहाँ से शुरू हुआ था फुट से, फिर उसके बाद एंकल, नीज, फिर पेल्विस, फिर स्पाइन। अब स्पाइन की भी उसने एक्सटेंसर्स काम करने को कह दिया कि स्पाइन की भी एक्सटेंसर्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लेक्सर्स ऑफ द लंबर स्पाइन। अच्छा, अब जो लंबर स्पाइन के फ्लेक्सर्स काम कर रहे होते हैं, भला क्यों, ये चीज़ समझने वाली है। एक्सटेंसर्स के जो स्पाइन के जो एक्सटेंसर्स काम करें वो सीधा करें उसको, ठीक है। जब वो फ्लेक्सर्स लंबर स्पाइन के फ्लेक्सर्स काम करेंगे ना, वो उसको काउंटर बैलेंस करेंगे कि अगर जो स्पाइन है एक्सटेंसर्स उसके जो है वो ज़्यादा एक्सटेंड ना हो जाए, मतलब इतना ज़्यादा एक्सटेंड ना हो जाए कि उसकी कमर का ही दर्द निकल जाए, तो इसी वजह से लंबर स्पाइन के फ्लेक्सर्स काम करते हैं कि वो उसको नॉर्मल रेंज में खड़ा करें, ठीक है। ज़्यादा करेंगे तो वो एक तो पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी स्टैंडिंग से, और दूसरा वो पेन भी स्टार्ट हो जाएगी बैक में, ठीक है। तो इसलिए लंबर स्पाइन के फ्लेक्सर्स काम करना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद प्री वर्टिब्रल नेक मसल्स होते हैं। ये नेक मसल्स होते हैं वो हमारे पास, ये जो हमारे पास नेक के पीछे मसल्स होते हैं वो हमारे पास काम कर रहे होते हैं उसको उसकी जो नेक है उसको एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग, आगे हमारे पास आ जाता है फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स ऑफ द एटलेंटो ऑक्टिपिटल जॉइंट। अच्छा, उन्होंने पहले हमें बता दिया कि नेक मसल्स हमारे पास एक्सटेंड कर रहे होते हैं, उसके बाद आगे उन्होंने बता दिया कि एटलेंटो ऑक्टिपिटल जॉइंट जो हमारे पास होते हैं वो भी हमारे पास फ्लेक्सर और एक्सटेंसर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब आइसोमेट्रिकली कर रहे होते हैं हेड को बैलेंस करने के लिए कि ना हेड ज़्यादा पीछे जाए ना ज़्यादा आगे की तरफ है, बस स्ट्रेट रहे, ठीक है। उसके बाद एलिवेटर्स और मैंडिबल के जो एलिवेटर्स होते हैं वो कर रहे होते हैं ताकि मुँह जो वो बंद रहे, ठीक है, ज़्यादा खुला हुआ ना, मतलब आपने देखा होगा जब हम खड़े होते तो मुंह खोल के तो नहीं खड़े होते ना, बंद करके खड़े होते हैं, तो वो हमारे पास एलिवेटर्स हमारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिट्रैक्टर्स और द स्कैपुला काम कर रहे होते हैं, और आर्म्स आर रिलैक्स्ड, ऑब्वियसली आर्म्स रिलैक्स्ड होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सारे मसल्स हो गए। ना समझ आई हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिएगा। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है कि इसमें इफेक्ट और यूजेस क्या होते हैं हमारे पास, इस ये जो पोजीशन है इसके इफेक्ट और यूजेस क्या होते हैं, इसको यहाँ से रीड करके मैं आपको समझाती जाती हूँ साथ साथ। एज द बेस इज़ रिलेटिवली स्मॉल एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ हाई। अब देखें, ये जो बंदा खड़ा हुआ है, बंदी खड़ी हुई है, ये जो इसकी जो बेस है वो बहुत स्मॉल है, ठीक है। देखें उसके पाँव थोड़ी सी जगह ले रहे हैं, थोड़ी सी, ठीक है। उसके लिए बेस स्मॉल है तो उसके लिए खड़े होना मुश्किल है, वो ज़्यादा देर नहीं खड़ी हो सकती, ठीक है। बेस उसकी स्मॉल है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी हाई है। हमने भी पीछे पढ़ा था ना, एंटी ग्रेविटी मसल्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं उसको स्टैंडिंग पोजीशन में अप्लाई करने के लिए, तो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है और बेस जो हमारे पास बहुत कम होती है, ठीक है। जिसका नुकसान क्या होता है, इज रिलेटिवली लेस स्टेबल देन इन अदर फंडामेंटल पोजीशन। लेस स्टेबल पोजीशन होती है जो स्टैंडिंग पोजीशन होती है, देयरफॉर द स्टैंडिंग पोजीशन इज ओनली सुटेबल एज अ स्टार्टिंग पोजीशन फॉर एक्सरसाइज फॉर दोज हु कैन मेंटेन इनकरेक्टली। उन लोगों के लिए स्टेबल है जो लोग इसको करेक्टली मेंटेन कर सकें, ठीक है। ये मतलब ये हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। द प्रैक्टिस इज अटेनिंग एंड होल्डिंग ए सेटिस्फैक्टरी पैटर्न ऑफ स्टैंडिंग पोस्चर, रिड्यूसिंग फटीग एंड आल्सो कंडीशंस द पोस्चरल रिफ्लेक्स। बस ये हमारे पास इसका फ़ायदा ये होता है कि ये फटीग को कम कर देती है, ठीक है। लेकिन ये फटीग को ज़्यादा भी कर देती है कि हम ज़्यादा देर जब खड़े होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें थॉरेक्स और जो एब्डोमिनल विज़रा हैं वो सपोर्टेड होते हैं, ठीक है। हमें लेकिन उन पेशेंट्स के लिए जिनको एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स हैं या जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, उनका जो ये काम है वो ख़राब होता जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसे जो एक नॉर्मल बंदा होगा, नॉर्मल ह्यूमन होगा, उसकी जो थॉरेक्स है वो वेल स्टेबल रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली पोजीशन आ जाती है नीलिंग की, इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नीलिंग जो है ना वो अब आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाएगी क्योंकि स्टैंडिंग में मैंने काफ़ी टाइम लगाया आप लोगों को मसल्स और उसकी कि वो असल में है क्या चीज़, होती क्या चीज़ है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को अब नीलिंग जल्दी समझ आ जाएगी। अच्छा, नीलिंग की मैं डायग्राम निकाल लूँ ताकि आप लोगों को वो भी ये देखें। ये होती है नीलिंग, ठीक है। नीलिंग क्या होती है, बॉडी जो हमारे पास नीज पे सपोर्टेड होती है, ठीक है। ऊपर वाली बॉडी का कोई काम नहीं होता, ठीक है। सारा यहाँ पे लोअर लिम्ब का काम हो रहा होता है, ठीक है। जो हमारे पास वो है क्या कहते हैं नीज़ है, वो हमारे पास उस पर बॉडी सपोर्टेड होती है, ठीक है। और जो लोअर लेग हैं वो लोअर लेग जो है वो
फ्लोर पे सपोर्टेड होती हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि जो क्या कहते हैं, जो बाकी जो बॉडी है वो जो ये फीट्स है हमारे पास वो प्लांटर फ्लेक्स होते हैं, ठीक है। ये देखें ये प्लांटर फ्लेक्स हुए हैं, ठीक है। फीट हमारे पास प्लांटर फ्लेक्स हो जाते हैं और जो बाकी बॉडी है वो एक तो नीज पे सपोर्टेड होती है और बाकी वो फ्लोर पे सपोर्टेड होती है। आसान सी पोजीशन है, ठीक है। उसके लिए अब मसल वर्क क्या आ जाता है, लोअर लेग इज रिलैक्स, ठीक है। लोअर लेग एंड द बॉडी मस्ट बी स्टेबलाइज ऑन द नीज, ठीक है। ये देखें लोअर लेग ये रिलैक्सड है बिल्कुल, ठीक है। बॉडी किस पे सपोर्टेड हुई है, नीज पे सपोर्टेड हुई है, ठीक है। There is an interplay between the flexors and extensors of the knees to balance the femora vertically on the knees, ठीक है। अच्छा फ्लेक्सर नीज के फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स काम करेंगे इकट्ठे, ठीक है। अच्छा हमने ये चीज़ें सारी पीछे भी पढ़ी हैं, जो क्या नाम है स्टैंडिंग पोजीशन में भी नीज़ के जो कहेंगे नीज़ के तो एक्सटेंसर्स हमारे पास काम करे, तो ऑब्वियसली जब हम खड़े में तो नीज़ के एक्सटेंसर्स ही काम करेंगे ना। लेकिन अब यहाँ पे आपने चीज़ देखने वाली जो नीलिंग पोजीशन होगी ना, इसमें एक्सटेंसर्स और फ्लेक्सर्स दोनों इकट्ठे काम करेंगे, क्योंकि ये देखें अगर आपके एक्सटेंसर्स और फ्लेक्सर्स इकट्ठे काम नहीं करेंगे तो ये देखें ये कभी इधर की तरफ होगी कभी उधर की तरफ होगी, ठीक है। अब इसके एक्सटेंसर्स और फ्लेक्सर्स इकट्ठे काम कर रहे हैं तो जिसकी वजह से इसकी जो लोअर लिम्ब है वो नीज़ के ऊपर सपोर्टेड हुई हुई और वो आराम से खड़ी नील हुई हुई है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है एक्सटेंसर्स ऑफ द हिप एंड फ्लेक्सर्स ऑफ द लंबर स्पाइन। हिप के एक्सटेंसर्स ही काम करेंगे, ठीक है। नीलिंग में भी हमारे पास स्टैंडिंग में भी हिप के एक्सटेंसर्स ने काम किया था, नीलिंग में भी हमारे पास हिप के एक्सटेंसर्स ही काम करेंगे। एंड फ्लेक्सर्स ऑफ द लंबर स्पाइन, जैसे स्टैंडिंग में फ्लेक्सर्स लंबर स्पाइन के फ्लेक्सर्स ने काम किया था, बिल्कुल इसी तरह नीलिंग में भी फ्लेक्सर्स के लंबर स्पाइन काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिक्रीज इन द एंगल एंड कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन द एक्सटेंशन ऑफ द लंबर स्पाइन। अच्छा ये पॉइंट समझने वाला आप लोगों का। इस पॉइंट में ये बात है कि अगर जो हमारे पास जो हमारे पास एक थाई मसल होता है रेक्टस फेमोरिस, ठीक है। अभी हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जो हमारे पास हिप के एक्सटेंसर्स काम कर रहे होंगे, ठीक है। जब हिप के एक्सटेंसर्स काम कर रहे होंगे और लंबर स्पाइन के फ्लेक्सर्स काम कर रहे होंगे तो जो रेक्टस फेमोरिस है ना इसके ऊपर बहुत वेट पड़ा होगा, ठीक है। जब इसके ऊपर वेट पड़ेगा तो हमारे पास जो लंबर स्पाइन है ना वो हमारे पास एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। जब वो एक्सटेंड होगी तो ऑब्वियसली लंबर स्पाइन के फ्लेक्सर्स काम करेंगे उसको थोड़ा सा फ्लेक्स करने के लिए कि इतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना, तुम नील हो, ठीक है। तुम स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं हो, तुम नीलिंग पोजीशन में हो, तुमने इतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना। वो एक्सटेंड क्यों होंगे, क्योंकि उसकी जो रेक्टस फेमोरिस है उसके ऊपर वेट पड़ रहा है, ठीक है। जब उसके ऊपर वेट पड़ेगा तो रेस्ट लेने के लिए थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, लेकिन थोड़ा सा क्या ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा तो उसको वो एहसास दिलाएगा, उसको फील कराएगा कि तुमने ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, हमने थोड़ा सा फ्लेक्स भी होना है, हमने नॉर्मल रहना है, ठीक है। तो लंबर स्पाइन फ्लेक्सर्स जो हैं वो फ्लेक्स रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ इसकी रीज़न है कि लंबर स्पाइन के जो फ्लेक्सर्स हैं वो फ्लेक्स क्यों होते हैं, मतलब उसमें क्या काम है नीलिंग में फ्लेक्सर्स का लंबर स्पाइन के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इफेक्ट एंड यूजेस आ जाते हैं। ऑल्दो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज रिलेटिवली लोअर इन स्टैंडिंग, द पोजीशन इज ओनली स्लाइटली मोर स्टेबल एंड अनकंफर्टेबल फॉर मोस्ट पीपल। बेशक इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी कम है स्टैंडिंग पोजीशन के मुकाबले में, मतलब इसमें थोड़ी सी मतलब उसमें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ही कम थी, इसमें उसकी निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है, इतनी कंफर्टेबल पोजीशन भी नहीं है ये, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों के लिए अनकंफर्टेबल भी है ये, बल्कि नॉर्मल पीपल भी इतनी ज़्यादा इस पोजीशन में नहीं बैठ सकते, ठीक है। इस तरह उसके बाद उन्होंने आगे बताया इट इज यूज एज स्टार्टिंग पोजीशन। अच्छा स्टार्टिंग पोजीशन स्टैंडिंग पोजीशन भी है और नीलिंग पोजीशन भी है, ठीक है। अच्छा सेजिटियल प्लेन में इसकी पोजीशन होती है बैकवर्ड मूवमेंट इन सेजिटियल प्लेन एंड रिटेन कंट्रोल ऑफ हिप जॉइंट एंड लोअर ट्रंक इन प्रिपरेशन फॉर द स्टैंडिंग पोजीशन ड्यूरिंग विच द फीट आर प्रेस्ड टू द फ्लोर एंड एक्सटेंसर्स एंड द नीज एंड डॉर्सिफ्लेक्सर्स सो दैट द लोअर लेग एक्ट एज अ ब्रैकेट। अच्छा इसमें सिर्फ ये बातें उन्होंने बताई हुई है कि जो हमारे पास किन एक्सरसाइजेज में स्टार्टिंग पोजीशन एज अ स्टार्टिंग पोजीशन यूज होती है नीलिंग, और किन प्लेन्स में सेजिटियल प्लेन्स में एक्सरसाइजेस करवाने के लिए, ठीक है, हिप जॉइंट्स की और लोअर ट्रंक की, ठीक है। ये देखिए ये जो पोजीशन है बैठा हुआ है तो आप लोगों को खुद ही समझ आ रही होगी लोअर ट्रंक और हिप जॉइंट के एक्सरसाइजेस के लिए ऑब्वियसली यूज होती होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाती है सिटिंग। ये भी बहुत ही आसान सी पोजीशन है। सिटिंग पोजीशन क्या होती है इसकी मैं डायग्राम आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये हमारे पास आ जाती है सिटिंग पोजीशन, ये आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन क्या होती है कि आप एक स्टूल या चेयर पे बैठ जाते हैं, जो हम नॉर्मल रूटीन में अभी अप्लाई अपने ऊपर बॉडी में करते रहते हैं, हर टाइम ही बैठे ही होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है हाइट और विड्थ ऑफ द विच अलाउ द थाइज टू बी फुली सपोर्टेड। थाइज जो हमारे पास फुली सपोर्टेड है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नीज और हमारी जो लेग है वो हमारे पास क्या नाम है फ्लेक्स्ड हो जाती हैं, ठीक है, राइट एंगल पे। ये देखिए ये राइट एंगल पे फ्लेक्स है, ठीक है। और उसके बाद बाकी बॉडी जो वो बैलेंस होती है, ठीक है। बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन होती है हमारे पास ये, और इसमें कोई मसल वर्क नहीं होती, ये
बहुत ही रिलैक्स पोजीशन होती है, फ्री पोजीशन होती है, इसमें कोई मसल वर्क नहीं होता, ठीक है। बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है, नेचुरल पोजीशन है, और इट इज़ पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर दोज हु लैक नेसेसरी स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल टू मेंटेन मोर डिफिकल्ट पोजीशन। जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पोजीशन नहीं कर सकते उनके लिए बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है। ये पोजीशन तो हर बंदा अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये उन्होंने बताया हुआ सिटिंग पोजीशन में। इसमें और कुछ भी सच इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादातर आपके जो पेपर्स है ना उनमें या वाइवाज में आप लोगों से स्टैंडिंग पोजीशन के मसल्स के बारे में पूछा जाता है, और इनकी ज़्यादातर इफेक्ट एंड यूजेस के बारे में पूछा जाता है। इनके इफेक्ट एंड यूजेस बहुत मिक्स कर रहे होते हैं कि कौन सी जो पोजीशन है वो किन एक्सरसाइजेस के लिए अप्लाई हो रही है और कौन सी पोजीशन जो है वो किन एक्सरसाइजेस के लिए अप्लाई हो रही है, ठीक है। स्टैंडिंग पोजीशन के ज़्यादातर पूछ लेते हैं, या उसके बाद नीलिंग पोजीशन के वाइवा क्वेश्चंस आ जाते हैं आप लोगों के। इसमें सिटिंग तो बहुत ही नॉर्मल पोजीशन है, ये इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। उसके बाद हमारे पास अगला लेइंग पोजीशन आ जाता है। लेइंग पोजीशन क्या होती है? जो लेट जाते हैं बंदे, ठीक है। इसकी भी मैं आपको डायग्राम के साथ, अच्छा जी, इसमें उन्होंने बता रहे हैं कि जो लेइंग पोजीशन होती है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन होती है, क्योंकि इसमें ग्रेविटी एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। अब यही चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ लिखी हुई नहीं है, ये मैं आपको एज ए कॉन्सेप्ट के तौर पर बता रही हूँ। क्यों हमारे पास लेइंग पोजीशन जो कंफर्टेबल होती है वो इसलिए होती है क्योंकि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इसमें ग्रेविटी एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास, या अगर तो हम लेइंग पोजीशन जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हार्ड और उसमें हार्ड और बहुत ज़्यादा बुरी, और जैसे बहुत ही हार्ड सरफेस पे अगर हमारी बॉडी लेइंग कर रही है तो इसका हमारे पास नुकसान ये होगा कि जो हमारे पास हेड है वो रोल होता रहेगा, कभी इस तरफ जाएगा, कभी उस तरफ, राइट साइड पे हो जाएगा, कभी लेफ्ट साइड पे हो जाएगा, तो इसका नुकसान ये होगा। और जो हमारे पास लंबर स्पाइन है वो भी हॉलोड होगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जो लेइंग होगी वो हमारे पास फिर्म सरफेस पे होगी, स्मूथ सरफेस पे होगी, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास जो हेड रोटेटर्स हैं वो हमारे पास बिल्कुल सही तरह काम करेंगे, उसको फिक्स करने के, स्टेबलाइज करने के लिए हेड को। और जो हमारे पास लंबर स्पाइन है वो भी हॉलोड नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि लेइंग एक ऐसी पोजीशन है जिसका जो सारा जो वो है ना, क्या नाम है, स्पाइन पे होता है सब कुछ, वो सपोर्टेड स्पाइन पे होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसमें मसल वर्क, हमारे पास हेड के रोटेटर्स काम कर रहे होते हैं। ये देखें, ये लेइंग पोजीशन होती है, इसमें देखें हेड के रोटेटर्स, क्योंकि एक तरह से बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है हेड को, तो इसके लिए हेड के रोटेटर्स काम करेंगे ताकि हेड जो हमारे पास इधर या उधर ना जाए, एक ही जगह पे स्टेबल रहे, ठीक है। हेड रोटेटर्स काम करेंगे। उसके बाद एक्सटेंसर्स ऑफ द हिप एंड फ्लेक्सर्स ऑफ द लंबर स्पाइन। अच्छा, ये आपने पिछली दोनों पोजीशंस के साथ, अभी तीनों पोजीशंस के साथ चौथी पोजीशन में भी यही चीज़ आ रही है कि हिप के एक्सटेंसर्स और लंबर स्पाइन के फ्लेक्सर्स ही काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी हिप के क्या नाम है, हिप के एक्सटेंसर्स काम कर रहे हैं और लंबर स्पाइन के फ्लेक्सर्स काम कर रहे हैं। क्योंकि लंबर फ्लेक्सर्स इसलिए इसमें काम करें क्योंकि यहाँ पे लेइंग पोजीशन में सारा काम स्पाइन का ही होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड हमारे पास आ रहा था मीडियल रोटेटर्स ऑफ द हिप। हिप के मीडियल रोटेटर्स काम कर रहे होते हैं। अब देखें, ये मीडियली, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आप खड़े होते हो ना तो आपकी जो हिप है वो ऐसे हुई होती है, लेटरल होती है, ठीक है। लेकिन जब आप बैठ जाते हो या लेट जाते हो तो आपकी जो हिप है वो मीडियली रोटेट हो जाती है, मतलब अंदर की तरफ हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेइंग पोजीशन में भी मीडियल रोटेटर्स ऑफ द हिप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट एंड यूजेस पे आ जाते हैं कि ये ईजी पोजीशन होती है ट्रंक और ट्रंक एक्सरसाइजेस के लिए हमारे पास यूज़ होती है, ठीक है। अगर हमारे पास स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ आ गई हैं कोई भी, क्योंकि ये स्पाइनल सपोर्टेड होती है पोजीशन, तो इसलिए हमारे पास स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ आ गई हैं तो लेइंग पोजीशन यूज़ होती है, ठीक है। और क्या नाम है, उसके बाद हमारे पास आ गया था दिस इज़ एन ईजी पोजीशन एंड एज अ ट्रंक इज रिलैक्सड एंड फिक्स पाइप्स ऑन वेट, इट इज सूटेबल पोजीशन फॉर मैनी एक्सरसाइजेज एज द अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी इज द सेम एज इन स्टैंडिंग. A static position training can be carried out in this position. The spine is relieved by the burden of this transmitting the weight of the head and shoulders when it is in horizontal position. अब देखें, ये horizontal position में एक बंदा लेटा हुआ है तो उसकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल रिलीव होगी, ठीक है। मतलब सारा वेट स्पाइन कैरी तो करी होगी, लेकिन जो उसका हेड और शोल्डर्स का वेट होगा वो अपना खुद ही उठा रहे होंगे स्पाइन में, ठीक है, सॉरी लेइंग में, ठीक है। उसका ये सारे पोजीशन ही आ रहेंगे। लेकिन स्पाइन जो लेइंग पोजीशन है वो ज़्यादातर नुकसानदेह होती है उन पेशेंट्स के लिए जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारे पास थॉरेक्स है इस पे पोस्टीरियरली बहुत वेट पड़ जाता है, एब्डोमेन पे भी और डायफ्राम पे भी, ठीक है, और उसकी विजरास पे भी। तो इसलिए जो लेइंग पोजीशन है इस पे हमारे पास ब्रीथिंग जो है हमारे पास थोड़ी इफेक्ट होती है, ठीक है, अगर हम इस तरह लेटेंगे, क्योंकि सारा वेट पड़ जाता है ना हमारा थॉरेक्स और चेस्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पोजीशन आ जाती है हैंगिंग पोजीशन। हैंगिंग पोजीशन हमारे पास, इसकी डायग्राम भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये हमारे पास होती है हैंगिंग पोजीशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉडी सपोर्टेड बाय ग्रैस्पिंग ओवर हॉरिजॉन्टल बार। ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल बार है, उसको उसने ग्रैस्प किया हुआ है, ठीक है। द फोर्स आर्म बीइंग प्रोनेटेड। अब जो आर्म्स है इसके ये
प्रोनेटेड है, ठीक है, सुपिनेटेड नहीं है, प्रोनेटेड है, ठीक है। आप लोग खुद भी अपनी पोजीशन ऐसी बना के देखेंगे तो आप लोगों को फील होगा कि आर्म जो आप लोगों के वो प्रोनेटेड हो जाते हैं। आर्म स्ट्रेट एंड लीस्ट कहाँ गया, लीस्ट शोल्डर विड्थ अपार्ट। अब जो शोल्डर्स हैं वो विड्थ अपार्ट एक दूसरे से फासले पर हैं, ठीक है। द हेड इज हेल्ड हाई, हेड जो हमारे पास वो स्ट्रेट होता है, एंड स्कैपुला आर ड्रॉन डाउनवर्ड एंड टुगेदर सो दैट द नेक अपार्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ठीक है। इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हमारे पास काम करी। एक तो हमारे पास आर्म जो है वो सुपिनेटेड होते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास शोल्डर्स हैं वो स्लाइटली अपार्ट होते हैं, हेड जो हमारे पास स्ट्रेट होता है, ठीक है। ये आपको डायग्राम से देखकर आपको पोजीशन याद हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मसल वर्क इसमें क्या क्या हमारे पास होता है, फ्लेक्सर्स ऑफ द फिंगर्स वर्क स्ट्रांगली टू ग्रैस्प द बार, बार को ऐसे पकड़ने के लिए हमारे पास जो फ्लेक्सर्स है, फिंगर्स की फ्लेक्सर्स हैं वो हमारे पास हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल द मसल्स राउंड द रिस्ट वर्क स्ट्रांगली, रिस्ट के मसल्स, ठीक है। अब ये देखें ये इसने पकड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली ये देखें ये मैंने एक चीज़ को पकड़े तो मेरी रिस्ट के ऊपर देखें किस तरह हमारे पास चेंज आया है, ठीक है। तो रिस्ट के फ्लेक्सर्स भी हमारे पास काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मसल्स राउंड द रिस्ट वर्क स्ट्रांगली टू रिड्यूस द स्ट्रेन, ठीक है। सारा वर्क फिर फिंगर्स के ऊपर ना चला जाए ना, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, रिस्ट भी काम हेल्प कर रहा होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है एल्बो के फ्लेक्सर्स हमारे पास काम कर रहे होते हैं, ये देखें ये एल्बो के फ्लेक्सर्स हैं, ठीक है। सब कुछ इसलिए ये तरतीब से काम करें कि वो हैंड को हेल्प आउट कर रहे हैं, ठीक है। एडक्टर्स ऑफ द शोल्डर्स वर्क स्ट्रांगली, शोल्डर के एडक्टर्स काम करें, मैंने आपको कहा था ना स्लाइटली अपार्ट हैं, तो स्लाइटली अपार्ट इसीलिए कि शोल्डर के एडक्टर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिप्रेसर्स ऑफ द डिप्रेसर्स रिट्रैक्टर्स एंड मीडियल रोटेटर्स ऑफ द स्कैपुला। अब हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी कि जो स्कैपुला होता है वो डाउनवर्ड की तरफ होता है, स्कैपुला जो होता है हमारे पास डाउनवर्ड होता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या काम कर रहा है यहाँ पे, डिप्रेसर्स रिट्रैक्टर्स एंड मीडियल रोटेटर्स उसके लिए काम करें, ठीक है। या प्री वर्टिब्रल एंड पोस्टीरियर नेक मसल्स काम करें, और लंबर स्पाइन के फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स ऑफ द हिप, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं, वही सारा कुछ वही सब कुछ है, बस यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आई यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक थोड़ी सी चेंजिंग आई, उसके बाद हिप और लंबर स्पाइन और सारी स्पाइन की जो मसल्स हैं वो वही सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद फैक्ट एंड यूजेस पे आ जाते हैं। ऑल द मसल्स वर्क टू फॉर द आर्म्स एंड अपर बैक एक्सटेंसिव एंड स्ट्रॉन्ग फॉर द पोजीशन इज ओनली सूटेबल फॉर दोज वो मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड बॉडी वेट आर वेल बैलेंस, ठीक है। ये जो आप लोगों ने देखा होगा जो जिम वगैरह जाते हैं लोग, उनके मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये पोजीशन वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम भी जो हमने एक नॉर्मल ह्यूमन है, हम लोग भी ये पोजीशन इतनी ज़्यादा देर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फुल मसल्स की स्ट्रेंथ चाहिए होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वो है ये इतनी ज़्यादा सूटेबल पोजीशन नहीं है हर किसी के लिए, और इसमें ज़्यादातर हमारे पास कार्डिक पेशेंट भी नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये एक वर्टिकली एक पोजीशन को आपने वो कर दिया है, तो उसके लिए हमारे पास जो क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है वो हमारे पास आ जाते हैं अगर हार्ट पेशेंट होगा कोई, ठीक है। बाकी जो अगले पार्ट की वीडियो है वो हमारे पास अगले पार्ट में करूँगी। बहुत थोड़ा सा अगला टॉपिक रह गया लेकिन थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है पेल्विक टिल्ट का। ये मैं चाहती थी कि मैं अगले पार्ट में कर दूँ कि आप लोग पहले ये जो 3-4 पोजीशन है ये अच्छी तरह आप लोग समझ लें। उसके बाद ये जो थोड़ा सा पार्ट है ये मैं अगले पार्ट में डाल दूँगी, ठीक है। अगर कुछ ना समझ आई होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, और अगर समझ आ गई हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देगा। चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।